नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां स्टेट ऑन्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है हिमाचल प्रदेश को। यहां पर स्मार्ट सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव के तहत सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हिमाचल प्रदेश को, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत पीजीसीआईएल ने 4 स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, जिसमें करीब उसने 1.98 करोड़ रुपए का फंड दिया। इसके तहत इसने कई सारी परियोजनाओं को चलाया, जिसको कंप्लीट कर दिया। इसने शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिसंबर 2020 के अंदर 1 ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और एक ट्रक माउंटेड कॉम्पैक्टर को प्रोवाइड किया। इन मशीनों का यूज अब शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है और यहाँ पर सीवेज एवं गंदगी से संबंधित सफाई का काम कर रही है। वहीं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाली में करीब 1.31 करोड़ रुपए से माउंटेड वैक्यूम असिस्टेड रोड स्वीपर, 2 सीवर क्लीनिंग, जेटिंग वैक्यूम मशीनरी, इन सबको प्रोवाइड किया। वहीं 1.49 करोड़ रुपए से करीब 3250 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, 1300 ट्विन डस्टबिन को हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट सिटीज में सेटअप किया गया और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका स्वागत किया। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि ये अयोध्या में 400 करोड़ का वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन डेवलप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक रोड प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा, जिसको यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए करीब 9 एकर्स लैंड जो अवेलेबल है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर आता है, इसको अब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और इसको बहुत ही जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस स्टेशन का डेवलपमेंट पीपीपी मॉडल के तहत होगा। अभी जो आप अयोध्या के अंदर बस स्टेशन देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, जो अब बस स्टेशन बनने वाला है ये काफी हाईटेक होगा, डिजाइंड होगा और एक तरीके से हेरिटेज को देख के बनाया जाएगा, तो काफी अच्छा डिजाइन को दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसका कोई आर्किटेक्ट वगैरह कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है उससे राम मंदिर तक करीब 1.5 किलोमीटर लॉन्ग एक सड़क है, इसके रीडेवलपमेंट के भी काम को अप्रूव कर दिया गया है तथा इसकी 4 लेनिंग के काम को भी अप्रूव कर दिया गया है। इसके तहत करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट अपडेट जीई पावर इंडिया लिमिटेड से है, जहां जीई पावर इंडिया लिमिटेड को 3 ऑर्डर मिले हैं, जिनकी वर्थ अराउंड 125 करोड़ रुपीस है। इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिले हैं स्टीज एनर्जी, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू स्टील से मिले हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देखें तो ये प्रोजेक्ट जो पहला ऑर्डर इन्हें मिला है वो स्टीज एनर्जी सर्विस ऑफ इंडिया से मिला है। इसके तहत इन्हें उड़ीसा के अंदर स्टीज एनर्जी सर्विस का जो बॉयलर सिस्टम है इसको अपग्रेड करना है और रिनोवेशन करना है, ताकि ये जो सिस्टम है ये पहले से ज्यादा इफेक्टिव और रिलायबल हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, टेस्टिंग ये सारे काम शामिल है। वहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें टाटा पावर से मिला है, जिसके तहत इन्हें झारखंड के अंदर टाटा की जोजोबेरा प्लांट को अपग्रेड करना है। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड इसके एमिशन को कम करना है। वहीं तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इसे जेएसडब्ल्यू स्टील से मिला है, जिसके तहत जेएसडब्ल्यू स्टील के बैलरी प्लांट जो कि कर्नाटका के अंदर है, यहाँ पर कोल मिल की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू। नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर एथेनॉल प्लांट से है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर भारत के अंदर एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है इसकी कैपेसिटी को डबल कर दिया जाए और इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 22 राज्यों में 442 एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है। अब इसके तहत कई सारे एथेनॉल प्लांट भारत के अंदर सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी निजी कंपनियां अपने पेट्रोल प्लांट में एथेनॉल को मिलाकर ऑयल बनाना चाहती हैं। पेट्रोल और एथेनॉल मिलाकर ऑयल बनाने की जो स्कीम थी उसको भी बूस्ट मिलेगा। वहीं गन्ने के साथ अब अन्य खाद्यान्न आधारित एथेनॉल प्लांट्स भी डेवलप किए जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका का भारत के एथेनॉल के प्रोडक्शन में 80% योगदान है। धीरे धीरे अब ये योगदान कम होगा। इसके अलावा और राज्यों का योगदान बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे उन राज्यों में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। बता दें कि सरकार करीब 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आकर्षित करना चाहती है। एथेनॉल के प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। वो मक्के, गन्ने, इन सब का जो रॉ मटेरियल है उसको प्लांट को बेच सकेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर बेचना नहीं पड़ेगा और इससे करीब भारत को 30,000 करोड़ रुपए का सालाना बचत होगा और इसके एस्टेब्लिशमेंट से करीब 30,000 करोड़ रुपए का सालाना भारत का बचत होगा। और ये बचत कैसे होगा? जो भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है उसका अल्टरनेटिव भारत को मिल जाएगा एथेनॉल, और इससे क्या होगा कि भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट पहले के मुकाबले कम करेगा और जहां तक अनुमान है कि करीब इससे 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये पैसा सरकार अन्य विकास से संबंधित परियोजनाओं में लगा सकेगी। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर से है,
जहां NCRTC ने MOU साइन किया है विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर हार्नेस ब्लेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर RRTS। इस MOU के तहत जो एम है, इसके तहत पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी, हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है जो यहाँ पर जो कॉरिडोर ये बनाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो मेन सोर्स हो वो क्या हो। इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव सोर्सेज को फाइंड किया जाएगा फ्यूल और एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए, ताकि क्लीन एनर्जी यूसेज बढ़े। NCRTC कई सारे प्रयास कर रही है जिससे वो जो ये रैपिड ट्रांसिट कॉरिडोर बना रही है उसमें क्लीन एनर्जी यूसेज ज्यादा हो। NCRTC के अंडर दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांसिट कॉरिडोर में जितने भी एलिवेटर स्टेशन हैं, डिपोट्स हैं, इन पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। वहीं कम से कम इनसे 10 मेगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी। इसके अलावा करीब 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट दिल्ली मेरठ RRTS में रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएगी। और बात करें तो कॉरिडोर के अंदर जो भी डिपोट, स्पेस, कंट्रोल रूम, इन सब में लाइटनिंग का जो मेन सोर्स होगा वो LED लाइट्स होंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडिया के ट्रेड से है, जहां दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मई का डेटा रिलीज किया है। इसके तहत जो डेटा रिलीज किया गया है, भारत का एक्सपोर्ट मई के अंदर पिछले साल के मुकाबले इसी टाइमलाइन में 69.35% बढ़ा है। भारत ने करीब मई के अंदर $32.27 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं भारत का जो प्रमुख एक्सपोर्ट रहा है वो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम एंड ज्वेलरी, ये सब रहा है। वहीं बात करें मई के अंदर तो ट्रेड डेफिसिट ये भी 8 महीनों के मुकाबले सबसे कम रहा है। करीब ट्रेड डेफिसिट $6.28 बिलियन रहा है। और इसके अलावा इस महीने में भारत ने करीब $38.55 बिलियन का इंपोर्ट किया है। भारत के अंदर ऑयल और गोल्ड इनका इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और भारत के अंदर वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, फार्मास्यूटिकल, टी, स्पाइस, फ्रूट्स, इन सब के एक्सपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट चाइना के बाइकॉट से संबंधित है, जहां 2020 में भारत और चीन के बीच जब गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई, उसके बाद ही बाइकॉट चाइना का ट्रेंड पूरे भारत में फैल गया और कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में ये और बढ़ गया। जहां आपको बता दें कि लोकल सर्कल इन्होंने एक सर्वे किया है, ये सर्वे ऑनलाइन किया गया है 1 जून से 10 जून 2021 में। इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, उनको जानना आपके लिए जरूरी है। इस सर्वे में करीब 281 डिस्ट्रिक्ट्स के करीब 17,800 रिएक्शंस आए हैं, जिनमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात करें तो इसमें 67% मेल, 33% फीमेल थी। 44% लोग यहाँ पर Tier 1 सिटीज से थे, 31% लोग Tier 2 से थे और 25% लोग Tier 3, 4 और रूरल एरिया से थे। सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि करीब 43% इंडियन कंज्यूमर्स ने मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को पिछले साल गलवान वैली क्लैश के बाद नहीं खरीदा। करीब 34% लोगों ने साल भर में 1 या 2 से अधिक सामान खरीदा जो कि चाइना से था। वहीं 8% लोगों ने करीब 3 से 5% चाइनीज आइटम्स को खरीदा। तो ये रहा सर्वे। अब दोस्तों इससे एक बात साफ है, भले ये सर्वे एक छोटे स्केल पे रहा हो, लेकिन इससे एक मानसिकता पता लग जाती है कि इंडिया के अंदर आखिर बाइकॉट चाइना ट्रेंड कैसे चल रहा है। चलिए स्टार्टअप न्यूज को देखते हैं, जहां इंडिया स्टार्टअप अपना इन्होंने $70 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सीरीज बी में फ्रॉम इनसाइड पार्टनर और टाइगर ग्लोबल, और इसी के साथ इनका वैल्यूएशन $570 मिलियन हो गया है। ये स्टार्टअप एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। वहीं इंडियन फिनटेक स्टार्टअप फेम पे, जो कि बैंकिंग स्टार्टअप है और ये टीनेजर्स को बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है, इसने $38 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज ए में फ्रॉम एलिवेशन कैपिटल। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं अपने स्टेट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कभी भी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।